बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, अपोजिशन के बाद हुकूमत ने भी मुज़ाकराती टीम तो तश्कील दे दी, लेकिन क्या मुज़ाकरात संजीदा हो पाएंगे, कोई नतीजा खेज साबित होंगे, ये आज का एक अहम सवाल है। दूसरी तरफ क्या मुज़ाकराती टीम इस बारे में भी कोई फैसला करवा पाएगी कि जो सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे चुकी है, उसकी अभी तक वापसी का कोई ऐलान नहीं हुआ। अगर एक तरफ सिविल नाफरमानी की तहरीक चलेगी और दूसरी तरफ मुज़ाकरात होंगे, तो फिर इन मुज़ाकरात की हैसियत क्या होगी। तहरीक इंसाफ के जो दो मुतालबात हैं, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए 9 मई की और 26 नवंबर के वाक़यात की, तो उस पर जुडिशल कमीशन की तश्कील तक मुज़ाकरात न करने की बात हमेशा से की गई। हालांकि तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम भी ये है कि 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ, वो चढ़ाई इस्लामाबाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, और जो क्लेम किया अपने लोगों के जाँ बहक होने के हवाले से, उसमें तहरीक इंसाफ के खुद रहनुमाओं ने एक ऐसा इज़्तिराब पैदा किया, एक ऐसा इबहम पैदा किया कि पहले तादाद 278 बताई, फिर सैकड़ों बताई, फिर चलते चलते 12 तक तादाद आ गई। फिर यह भी कहा गया कि ये जो 12 अफराद जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि ये जाँ बहक हुए, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ना करवाई गई। तहरीक इंसाफ के ऊपर ये भी सवालात उठते हैं। एक नई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो भी वाक़यात इस्लामाबाद में हुए, अगर तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमाओं के बयानात को सामने रख लिया जाए, तो उससे ही ये सारे तजादात सामने आ जाते हैं। कभी ये कहा जाता है कि बुशरा बीबी अकेली रह गई और उसके बाद बुशरा बीबी वहाँ से निकली। दूसरी तरफ ये कहा जाता है अली मीर गंडापुर साहब ने खुद कहा कि मैं बुशरा बीबी को जिस तरीके से वहाँ से निकाल कर लाया, ये मैं ही जानता हूँ। इन सारे तजादात की रोशनी में जुडिशल कमीशन क्या करेगा? अगर तहरीक इंसाफ के अपने बयान सामने रख लिए जाएँ, तो उससे तो ये वाज़ेह होता है कि तहरीक इंसाफ खुद कन्फ्यूज़ है। आज तक किसी एक वीडियो को, किसी एक सबूत को सामने ना ला सकी जिसके बारे में वो इल्ज़ामात आयद करती है कि उनके लोगों पर गोलियां बरसाई गई। सवाल ये भी उठता है कि अगर गोलियां फिर किसने बरसाई। लेकिन इस सारी सूरत हाल में मुज़ाकरात की हैसियत क्या होगी? क्या वाकई इस वक्त मुल्क के अंदर जो बेचैनी की कैफियत है उसमें कोई कमी आ सकेगी? ये भी आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार जनाब इहसान राणा साहब। इहसान राणा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर तज़कियाकार हैदर नकवी साहब, जबकि हमारे साथ सीनियर तज़कियाकार मौजूद हैं अब्दुल्ला गुल साहब। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इहसान राणा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करना चाहूँगा मैं। जब एक तरफ आप सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दे चुके हों, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात कर रहे हों, तो ये कैसे मुज़ाकरात होंगे? देखें, सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है कि कॉल वापस भी हो सकती है और होनी भी चाहिए। मैं तो इसके हक़ में नहीं हूँ कि इस तरह की कोई चीज़ हो जिससे पाकिस्तान की जो पहले वेंटिलेटर पे मईशत है उसे नुकसान पहुँचे। लेकिन ये अब हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि वो इस ऐलान की वापसी के लिए अमली तौर पे कुछ करके दिखाए। मिसाल के तौर पे अगर जुडिशल कमीशन का मामला है तो वो तो चले सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त आ गई है, उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन जो सियासी कारकुन हैं उनको तो रिहा किया जा सकता है ना, जिनके ऊपर मुकदमात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप देख लें कि अभी कुछ दिन पहले अदालत ने कुछ कारकुनों को रिहा किया और उन्हें बरी करार दिया, तो जब वो बाहर निकले तो पुलिस ने फिर पकड़ लिया उन्हें। तो ये तो दोनों तरफ से संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए, किसी एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से संजीदगी का मुजाहरा होना चाहिए कि वो इन मुज़ाकरात में संजीदा हैं। वैसे मलिक साहब, मेरी ज़ाती राय ये कि ये मुज़ाकरात जो हैं, इनकी कोई मुझे नहीं वैल्यू वर्थ नज़र आती, इनकी कोई मुझे हैसियत नहीं नज़र आ रही। क्योंकि ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि ये मुज़ाकरात या जो भी मामलात की ख़राबी है वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान है, या इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है। और अगर वहाँ पे कुछ मामला सीधे हो जाएंगे तो नीचे खुद ब खुद चीज़ें सीधी होती चली जाएंगी। और मेरी इतलात ये भी है कि इस्टेब्लिशमेंट से भी इमरान खान बराह रास्त इंगेज हैं। पार्टी के लोग तो हो ना हो, वो तो खैर बहुत पुराने इंगेज हैं, वो तो उसकी शायद तनख्वाह भी लेते हो। लेकिन ये कि इमरान खान जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से किसी न किसी शक्ल में उनके राब्ते हैं, बातचीत भी हो रही है, जो एक पॉजिटिव साइन है। और मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के दोनों ताकतवर जो वो हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट है और एक सियासी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान है,
ये दोनों किसी नतीजे पे पहुंचे, क्योंकि पाकिस्तान अब मजीद मुतमिल नहीं हो सकता इस सारे तसादुम का। अगर देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट तो बार बार एक बात कहती आई है कि 9 मई के वाक़यात पे जो है वो माफ़ी मांगी जाए, खुले दिल से माफ़ी मांगी जाए, लेकिन तहरीक इंसाफ का बयानिया सख्त से सख्त होता चला गया 9 मई के हवाले से। फिर वहाँ एस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर बातचीत होती है तो वो नतीजा खेज कैसे होगी? अच्छा, उसमें यह है कि जो माफ़ी मांगी जाए पे तो मेरा पर्सनली भी एतराज़ है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो किसी के माफ़ी मांगने से वो जुर्म कैसे ख़त्म हो सकता है। अगर किसी ने शोदा की तौहीन की है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, माफ़ी मांगने से तो नहीं बात बनेगी। अगर किसी ने इमारतों को जलाया है तो माफ़ी मांगने से तो नहीं, अदालतें तो फिर माइनस हो गई, फिर तो लोगों के दरमियान माफ़ी और तलाफ़ी का मामला रह जाएगा। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान का ये मुतालबा बड़ा हकीकत पसंद आना है कि एक कमीशन बना दें, यकीनी जजों का बना दें जो यहाँ पे मौजूद हैं, और वो एक दफ़ा कर दें। जो वो फैसला करेंगे ना, उससे फिर पीटीआई भी नहीं भाग सकती, क्योंकि उनके कहने पे कमीशन बनेगा। फिर पीटीआई भी इस बात से नहीं कर सकेगी कि ये नहीं फैसला सही नहीं आया, उनके कहने पे बनेगा। और पाकिस्तान को अगर आपने सियासी क्राइसिस से निकालना है तो इन सजाओं से नहीं निकलेगा। जो 25 लोगों को निकली, पाकिस्तान क्राइसिस से निकलेगा जब एक कमीशन बन के दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, ये पानी का ही पानी हो जाए। लेकिन फिर ये कि पीटीआई के पास ये बयानिया नहीं रहेगा कि जी इसका कमीशन नहीं बन रहा। बिल्कुल ठीक है, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ, मैं आता हूँ आपकी तरफ वापस आता हूँ। हैदर नकवी साहब, एक तो ये बताइएगा कि जो भी राना साहब ने बात की कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड हो चुके हैं, क्या ऐसी कुछ सूरत हाल मौजूद है? दूसरी तरफ जो राना साहब बात कर रहे हैं कि कमीशन बन जाए तो फिर पीटीआई के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा, कोई दलील नहीं होगी, वो कहेंगे ठीक है कमीशन ने फैसला कर दिया, हमारे लोग गिल्टी हैं, उनको सजाएं हो जाएं। देखिए, उससे पहले मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा कि राना साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जब आपने माफी मांगना है तो फिर अदालतें किस काम की। तो बात यह है कि देखें, हमारे पास एक बहुत बड़ी मशअले राह है, वो है सुलह हुदैबिया। सुलह हुदैबिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को भी माफ कर दिया था जो उन पे हमलावर हुए थे। अब उनसे बड़ी तो कोई हस्ती हमारे लिए नहीं है, कोई इमारत नहीं है, कोई शख्सियत नहीं है। तो बात यह है कि हुकूमत तो चाहती है। इसकी एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। एक आदमी था, एक दहशतगर्द था, गुलजार इमाम शुम्बे, उसको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तारी के बाद उसने माफी मांगी, उसने सरेंडर किया, उसने अपनी गलती को तस्लीम किया, रियासत ने उसको जीने का पूरा हक दिया। आज वो बलूचिस्तान में एक पुरअमन जिंदगी गुजार रहा है। बात यह कि आप रियासत पर हमला करें, आप रियासत के मफादात पे हमला करें या कुछ भी करें, लेकिन अगर आपको एंड ऑफ द डे अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो किसी भी रियासत के लिए, क्योंकि हम सब एक घर में रहते हैं, घर में इख्तिलाफात होते हैं, कोई बिगड़ जाता है, कोई सुधर जाता है, कोई लड़ जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे घर वालों को साथ बैठना पड़ता है। किसी को दिल बड़ा करना पड़ता है, किसी को माफ करना पड़ता है, किसी को माफी मांगनी पड़ती है। तो हमें इस तरह, बड़ी अच्छी बात की है इसार राना साहब ने कि मईशत तो वैसे ही वेंटिलेटर पे है। अब जब मईशत वेंटिलेटर पे है तो क्या हम इस तरह के इख्तिलाफात, क्या इस तरह के झगड़े अफोर्ड कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अब देखना जो इसके अंदर ये है ना, वो ये है कि पीटीआई का किरदार क्या है। मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात बोलूंगा, पीटीआई को अब सियासी जमात बनना होगा, तहरीक नहीं बनना होगा। कराची में हम एक ऐसी मिसाल देख चुके हैं, एक जमात थी जो तहरीक थी, जिसमें सिर्फ एक ही शख्स का हुक्म चलता था, उसी का फैसला चलता था, उसके नीचे कोई नहीं था जो पार्टी को चला सके, उसके नीचे कोई नहीं था जो फैसले कर सके। यही अब पीटीआई का हाल हो गया है। इमरान खान साहब को अपनी पार्टी के अंदर ये इख्तियारात शिफ्ट करना होंगे। अगर वो जेल में हैं, उनको वो इख्तियारात देना होंगे, मुज़ाकरात करना होंगे, मुज़ाकरात के बाद किसी नतीजे पे आना होगा। अब मैं हमेशा से मुज़ाकरात का हामी रहा हूं, आज से नहीं, बहुत तवील अरसे से। 9 मई की बात है, 9 मई पे लोगों को माफ किया गया है ना, लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, उन्होंने माफी मांगी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, आज वो बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या रियासत उनके घरों में घुस गई? क्या उनकी गर्दनें काट दी? क्या उनको गिरफ्तार कर लिया? तो बात ये, आप एहसास तो करें। चलें, आप अपनी ईगो को कुर्बान करके पाकिस्तान के लिए एहसास कर लें, आप अपनी ईगो को कुर्बान करके इस रियासत के लिए एहसास कर लें, इस मुल्क के लिए एहसास कर लें, इस मुल्क की आवाम के लिए एहसास कर लें। और जब आप ये एहसास कर लेंगे तो चीजें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। दूसरी बात जो मैं हमेशा करता हूं कि पाकिस्तान का सियासी निजाम ऐसा है कि हर सियासी जमात का टर्न आता है इख्तिदार हासिल करने का। जो बड़ी जमातें हैं, पहले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में होता रहा, पीटीआई भी उसकी स्टेक होल्डर बन गई है। तो बात यह है कि पीटीआई को यह जानना बहुत जरूरी है कि वो गवर्नमेंट इन लाइन है। आज नहीं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद गवर्नमेंट इन लाइन है, इन क्यू है। तो उसको अपने आप को उसी अंदाज से तहरीक के बजाय सियासी जमात के तौर पर आगे लेके चलना होगा। बिल्कुल ठीक। मुज़ाकरात क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है इमरान खान साहब? देखें, बात यह बैकडोर मुज़ाकरात तो
चल ही रहे हैं, मुसलसिल चल रहे हैं। इनसे पहले भी जब इमरान खान हुकूमत में थे तो जो दूसरी अपोजिशन जमातें थी उनके साथ भी चल रहे थे। बैकडोर बातचीत कभी बंद नहीं होती, इसी तरह रियासतें चलती हैं। बैकडोर बातचीत 100% चल रही है, ऑन बोर्ड हो या नहीं हो, बातचीत चल रही है। उसमें फैसला क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या होने लगा है, यह अब वक्त बता देगा। अब्दुल्ला गुल साहब, अगर जो सजाएं हुई 25 अफराद को, उन सजाओं के साथ साथ जो स्टेटमेंट जारी की गई ISPR की तरफ से, उसमें कहा गया कि जिन लोगों ने ये नफरत अंगेज माहौल पैदा किया, उनके हैंडलर्स और उनके जो मनसूबा साज हैं, जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेंगी इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होंगे। तो इसका मतलब तो यह है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है वो किसी घेरे में आ सकती है। इन हालात में मुज़ाकरात कैसे नतीजा खेज साबित हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। दोनों मुअज़्ज़िज़ शुरका ने बहुत अच्छी बात की। राना साहब तो हमारे जो है बहुत अजीज़ भी हैं, सीनियर भी हैं, और नकवी साहब ने भी बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की। लेकिन एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूँ, आप देख लें ISPR का बयानिया देख लें, और फिर ये बात कि ISPR जो है या रावलपिंडी कोई मुज़ाकरात कर रही है, मैं आपको बड़ा वाज़े बता रहा हूँ, मुज़ाकरात इस टाइम पे रावलपिंडी की जानिब से दरवाज़ा बंद है। और यही चीज़ जो है वो तहरीक इंसाफ को प्रॉब्लम दे रही है, उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हो रहा है। अगर उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे होते बराह रास्त, तो फिर यकीन मानिए कि इस किस्म की नित नई रोज़ाना जो एहतजाज की कॉल्स हैं वो ना दी जाती। जहाँ तक रहा कि मुआशी हालात, तो ये भी आप याद रखें कि ये जो लोग पैसे भेज रहे हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान को नहीं भेज रहे, बल्कि ये वो लोग मजदूर तबका है जो कमाते हैं वही खाते हैं, और अपने घर वालों को, यहाँ बीवी बच्चों को, वालदैन को, बहन भाइयों को ये पैसा भिजवाते हैं। देख लेंगे ना, अभी तक जो PTI की माजी की जो नाफरमानी की कॉल थी, सिविल नाफरमानी की, वो कहाँ तक कामयाब हुई? कितने लोग जो है वो DHA छोड़ के चले गए, कितने लोगों ने फौजी की मसनूआत जो है उनका बायकॉट कर दिया और वो चीज़ें इस्तेमाल करना ख़त्म कर दी। ये 95% लोग जो हैं, जो कि इस टाइम पे फौजी मसनूआत जो बन रही हैं उसके अंदर 95% सिविलियन लोग हैं। पहली बात ये है। अब मुज़ाकरात पे बात कर लेते हैं। ये बात नकवी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कही कि मुज़ाकरात जो हैं वो बेनतीजा होंगे, क्योंकि मामलात जो हैं वो तो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत के भी हैं। हम उसको बिल्कुल एग्जोनरेट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से नफरत का बयानिया पीपल्स पार्टी के खिलाफ, JUIF के खिलाफ और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बनाया गया, इससे भी उनको पॉलिटिकल डैमेज हुआ। इसलिए ये पार्टियां भी अब एक अपने फरीक के खिलाफ जो है वो इत्तेहाद के लिए खड़ी हो चुकी हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे मुज़ाकरात जो हैं, क्योंकि पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात और पोजीशन ऑफ वीकनेस से मुज़ाकरात फ़र्क होते हैं। राना साहब ने जो बात कही है, मैं उससे 100% नहीं 1000% इत्तफाक़ राय रखता हूँ कि अगर मैंने कत्ल कर दिया और उसके बाद फिर माफ़ी मांग ली, तो फिर क्या रियासत मुझे छोड़ देगी? ये गलत बात है। और ये अगर आपने ट्रेंड्स डाल दिए, इसीलिए ISPR के बयानिए के अंदर बड़ा वाज़ेह है कि जो अब हैंडलर्स और जो प्लानर्स थे और एग्जीक्यूशनर्स थे, उनको जो है जब तक के सजा नहीं मिलेगी तब तक के अदालत के ऊपर वो एतबार, वो भरोसा जो है नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि कोई मुज़ाकरात बराह रास्त अफवाज पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहे, और यही PTI का मसला है कि वो पूरी कोशिश करके ये तासुर कायम कर रही है बारहा सोशल मीडिया के कि हम जो है वो मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई ना कोई राब्ता है। देखिए, मैं वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हूँ, मुझे भी पता है मुज़ाकरात कब होते हैं और कब नहीं होते। हमारा भी घर ज्यादा दूर नहीं है अडियाला से, इसलिए ये ऐसी सिचुएशन फिलहाल नहीं है। ठीक है अब्दुल्ला साहब, कमर्शियल ब्रेक हम प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे कि अगर मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे और फिर कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, एक तरफ मुज़ाकरात होंगे, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का केस के हवाले से उनका और उनकी एहलिया का फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही PTI ये कहना शुरू हो गई है कि 14 साल हमारे लीडर को सज़ा हो जाएगी। आखिर PTI को कैसे पता है फिर उसके बाद मुज़ाकरात होंगे तो कैसे होंगे? प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद साहब। राना साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब के मुकदमा के कल फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने 2 रोज़ पहले से कहना शुरू कर दिया था कि 14 साल सज़ा हो जाएगी। तहरीक इंसाफ को आखिर क्या मसला है कि अगर अभी सज़ा हुई नहीं, फैसला आना अभी बाकी है, उससे पहले ये कह दिया जाना कि सज़ा हो जाएगी? दूसरा, अगर ये सज़ा हो जाती है उसके बाद फिर मुज़ाकरात कैसे होंगे? इमरान खान साहब तो मुज़ाकरात अपनी टीम को नहीं करने देंगे।
नहीं, उसमें बात ये कि दो चीज़ें हैं। एक तो ये जो माफ़ी वाली बात है, तो क्या जब नवाज शरीफ साहब को तैयारा केस में सज़ा हुई थी तो वो माफ़ नहीं हो गई थी, या बीबी शहीद ज़ियाउल हक की मर्ज़ी से वापस नहीं आई थी? तो माफ़ी तो इस्टेब्लिशमेंट का दामन बड़ा वसी है, वो जिसे चाहे अपनी गोद में उठा ले और जिसे चाहे गोद से उठा, वो यही कह रहा हूँ कि वो जिस तरह जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान की अदालतें एक्ट करती हैं वो सबको समझ आ जाती है कि वो क्या सोच रही हैं और कैसे सोच रही हैं, कहाँ से सोच रही हैं। वो तो कोई नहीं, अगर ऐसा ना होता तो आज जस्टिस मंसूर चीफ जस्टिस होते। तो दूसरी चीज़ ये है कि इमरान खान को तो सज़ा दीवार पे लिखी नज़र आ रही है। जितनी उजलत में ये केस हुआ, जितनी उजलत में इस केस को किया गया, वो तो दीवार पे सज़ा लिखी नज़र आ रही है। लेकिन मेरी राय ये है, मेरे अंदाज़ा ये है कि अगर आपने मुज़ाकरात को थोड़ा फ्रूटफुल बनाना है या उसकी अहमियत को बढ़ाना है और ये जो सिविल नाफरमानी की तहरीक है इसे थोड़ा वीक करना है, तो कल नतीजा जो वो है ना, फ़ैसला नहीं आना चाहिए और थोड़ा डिले भी हो सकता है। पाकिस्तान में तो महफूज फ़ैसले इंतहाई गैर महफूज होते हैं लंबे अरसे तक के लिए। तो ये कोई मेरा ख्याल है कि ऐसा किया जाए तो इससे मुज़ाकरात की थोड़ी सी वो इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। और अगर कल कुछ सियासी कैदियों को रिहा भी कर दिया जाए तो इससे भी एतमाद साजी में बड़ा फ़र्क पड़ेगा। और एक चीज़ बस मैंने हैदर नकवी भाई की बात करनी थी। देखें, आज के हालात को सुलह हदैबिया से नहीं जोड़ना चाहिए। वहाँ पे आप रहमतुल आलमीन मौजूद थे और उन्होंने अपने ऊपर होने वाले ज़्यादतियों के ऊपर माफ़ी दी थी या सुलह की थी। ये रियासत का मामला है और रियासत में चीज़ों को डिफरेंटली देखा जाता है। अगर इस तरह NROs मिलने लग गए और हर बार ही इस तरह के मामला होने लग गए तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो जी तालीमात से ही सीखते हैं, उन्हीं की तालीमात से सीखते हैं। जी राणा साहब, ठीक है। तो फिर ऐसा है कि वो जो कल भूषण पकड़ा गया था वो भी एक माफ़ीनामा लिख दे, तो फिर हम तालीमात के मुताबिक, वो तो बल्कि कुफार और मुसलमान का था, ये तो बेहतरीन है। ये बात आपने की थी राणा साहब, ये माफ कर दिया जाए, आपने तो कहा था। मैंने तो नहीं की, नहीं, नो नॉट एट ऑल, मैंने नहीं की। मैंने तो कहा था कि अगर एस्टेब्लिशमेंट नहीं, मैंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट कैसे माफी दे सकती है। एस्टेब्लिशमेंट अदालतों से ऊपर है। अगर केसेस अदालतों में हैं तो एस्टेब्लिशमेंट कैसे माफी के ऊपर केस सारे खत्म कर सकती है? तो केस ही खत्म हो गया, इसका मतलब है अदालतें सजा दे रही हैं, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट को क्यों बदनाम किया जाता है? केस खत्म हो गया फिर तो। यही मैं कह रहा हूँ, मेरी आज सुन लेना। अगर एस्टेब्लिशमेंट ने भी माफी देनी है तो वो देगी अदालतों के थ्रू ही। भाई हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ और नकवी साहब यही कह रहा हूँ कि अगर अदालत एस्टेब्लिशमेंट ने माफी भी देनी है तो उसका कोई ओला कोई वो तो रखेंगे ना। ऐसे थोड़ी होगा कि वो इधर से इमरान खान माफी मांगेगा, इधर से ISPR की प्रेस रिलीज आ जाएगी, वो कहेंगे जी चले मान लिया जी, माफी मांग ली। अदालतों को अपना काम करना चाहिए, अदालतों को अपना रोल प्ले करना चाहिए। लेकिन अदालतें किसी की मरहूने मिन्नत या गुलाम नहीं होनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट माफी दे देगी तो अदालतें बरी कर देंगी। राणा साहब, मैं कहता हूं एस्टेब्लिशमेंट 100 दफा माफी दे, अदालतों को फिर भी अपना फैसला करना चाहिए। नकवी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आता हूं। 100 दफा कह दे कि मैं माफी देती हूं, तब भी अदालतों को फैसला करना चाहिए, जी नकवी साहब, किसी एक के कहने पे माफी हो जाए। जी नकवी साहब, मेरा सवाल मुख्तलिफ है हुजूर, मेरा सवाल मुख्तलिफ है। मैं ये आपसे सवाल कर रहा हूं कि जब आपने अब ये तो केस ही खत्म हो गया ना, बात ही खत्म हो गया। आपने कहा कि जी अदालतें ही फैसला कर सकती हैं और अदालतें ही फैसला कर रही हैं। तो अब मैं उन सारे लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं जो एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करते हैं कि सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो ऐसा क्यों है, ये बताइए। हाँ, तो ये मैं तो अब भी कह रहा हूं कि अदालतें फैसला तो वही करती हैं ना जो एस्टेब्लिशमेंट जारी होती है, लेकिन फैसले अदालतों से करा देना ताकि कोई थोड़ा सा भरम रह जाए, इंसाफ का कोई भरम, अदालतों का भरम रह जाए कि जी हमारे अदालतें हैं, वो इसी तरह होगा ना। आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इनोसेंट है, क्या है एस्टेब्लिशमेंट इनोसेंट है? आप कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट इनोसेंट है, सब कुछ अदालतों की मर्जी से होना चाहिए, कहते हैं। मैंने कब नहीं आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। राणा साहब आगे और कह रहा हूं, राणा साहब आगे बढ़ते हैं। नहीं, एक मिनट सिर्फ मलिक साहब, एक जुमला मेरी बात सुन लीजिए ना। जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि अगर फर्ज करें इन दो ताकतों के दरमियान ये होता है कि नहीं, इस मामले को हमें हल कर देना चाहिए,
तो तब भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इमरान खान कहे कि जी मैं बड़ा 9 मई के मामलात पे दुखी महसूस करता हूं, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए था और अगले दिन ISPR की प्रेस रिलीज आ जाए कि जी उन्होंने चूंकि कह दिया तो काम खत्म। मैं कह रहा हूं कि नहीं, जो प्रोसेस है वो पूरा होना चाहिए। अदालतों के जरिए ये जो लोग हैं उन्हें रिहाई मिलनी चाहिए, उनके फैसले होने चाहिए। किसी एक फर्द वाहिद के कहने से, जैसे मुशर्रफ साहब ने NRO दे दिया, जैसे ज़ियाउल हक ने बीबी शहीद को बुला लिया, या माजी के अंदर इस तरह होता रहा, ये रवायत खत्म हो जानी चाहिए कि अदालतें, आइन, सारी चीजें एक तरफ रह जाती हैं और कोई एक बंदा जो है उसका फैसला सब चीजों पर भारी हो जाता है। ठीक है हैदर नकवी साहब, अदालतों की बात कर रहा हूं। मैं आता हूं वापस आपको। हैदर नकवी साहब, एक नौजवान, आपने देखा होगा उस वक्त भी वीडियो सामने आई, कल से वीडियोस भी वायरल हैं उनकी, वो नौजवान कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल होता है, वहाँ पे ऐलान करता है मुबारक हो, हमने फतह कर लिया कोर कमांडर हाउस, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, हम तुम्हें जनाब लटकाएंगे चौक में। उस नौजवान को भी 6 साल सज़ा सुना दी गई। जब इस किस्म के एविडेंस मौजूद हों उसके बाद मुतालबे किए जाते हैं कि नहीं जी जाली फुटेज हैं, CCTV की फुटेज गलत है, हमारे लोग नहीं थे, इसलिए कमीशन बनना चाहिए। एविडेंस और क्या होता है? शहरयार हरदी की तकरीर मौजूद हो, अली मीर गंडापुर साहब की तकरीर मौजूद हो, यास्मीन राशिद साहब वहाँ पर क़यादत कर रही हो, इसके बाद भी एविडेंस मांगा जाता है। देखें, एक रिवायत बन गई है इस जमात की कि इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि सच लगे। अब बात जब आपने एविडेंसेस की तो इससे ज्यादा बड़ी एविडेंसेस मौजूद हैं। इसी लड़के का ट्वीट मौजूद है जिसको सजा हुई है कि इसको किन लोगों ने मजबूर किया ये सब कुछ करने के लिए। इसकी वीडियोस मौजूद हैं, दूसरे लोगों की वीडियोस मौजूद हैं, इस तरह के तमाम सबूत मौजूद हैं। लेकिन बात यह है कि PTI ने तो एक रट लगाई हुई है ना कि मैं ना मानूं। लेकिन अभी राणा साहब ने एक मसला बड़ा अच्छा हल कर दिया और अगर इस पे सोचा जाए तो पाकिस्तान काफी आगे बढ़ सकता है। राणा साहब ने कहा कि क्या नवाज शरीफ को माफी नहीं दी गई, क्या बेनजीर को पाकिस्तान आने की ज़ियाउल हक ने इजाजत नहीं दी? बिल्कुल। अब तो ये इस बात के बाद तो सारी बात ही खत्म हो जाती है कि नवाज शरीफ को इजाजत, माफी दी गई, वो पाकिस्तान आए, उन्होंने कौमी धारे की सियासत की, उन्होंने सियासत की, उन्होंने रियासत में इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने जलाओ घिराव की कॉलें नहीं दी, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी आखिरी कॉल है, उन्होंने कहा कि इसको जला दो, उसको गिरा दो, उसको मार दो, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हमारे जनाजे आएंगे, हम कफन पहन के निकलेंगे। ना बेनजीर भुट्टो ने ऐसी कोई बात की। ये दोनों जमातें थीं जिन्होंने कौमी धारे की सियासत की और यही तो मुतालबा है पाकिस्तानी अवाम का भी और पाकिस्तान के लिए जो अच्छा सोचते हैं राणा साहब जैसे लोग, उनका मुतालबा है कि PTI आओ और कौमी धारे की सियासत करो, ये इंतशार की सियासत को छोड़ो, ये रोजाना जलाओ घेराव की कॉलें देना खत्म करो, ये सिविल डिसोबीडियंस की बातें करना छोड़ो, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होना। और यही सारा मुद्दा है जिसमें पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। जी लेकिन अब्दुल्ला गुल साहब, अगर दूसरी तरफ जिसकी बात भी कर रहे हैं हैदर नकवी साहब की सियासत करें, ये मामला छोड़ दें, इंतशार की सियासत, लेकिन एक बड़ा बुनियादी सवाल है। मैं शहरयार अफरीदी साहब को कल कौमी असम्बली में सुन रहा था, उन्होंने कहा जी अल्लाह के नाम ऊपर है, उसके नीचे मैं खड़ा हूँ, और हलफ दिया, कसम दी कि मैंने मुकदमा नहीं बनाया था राणा सनाउल्लाह साहब के खिलाफ। और एक और साहब भी उनके तायद में खड़े हो गए, जनाब निसार जट साहब, उन्होंने कहा जी कि मेरे इलाके के राणा सनाउल्लाह साहब हैं, मैं उनकी हमायत करता हूँ, मैं उनसे इलेक्शन जीता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंसाफ मिले, उनका तहकीकात होनी चाहिए कि ये उनको किसने गिरफ्तार करवाया था। दूसरी तरफ पूरा मीडिया भरा पड़ा है, उनकी वीडियोस मौजूद है शहरयार अफरीदी साहब की, वो कुरान उठा रहे हैं, सबूत दे रहे हैं कि एक एक सबूत मेरे पास है, राणा सनाउल्लाह मंशियात स्मगलिंग किया करते थे, हमने पूरी रैकी की, एविडेंस इकट्ठा किया कि किस तरीके से राणा सनाउल्लाह साहब को घेरा जाए और उसके बाद जाके गिरफ्तार किया। और ये मैं जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है मैं कोर्ट में लेकर जाऊंगा, उनके किस कुरान को माना जाए? देखें, यही अलमिया है कि इंतहा की झूठ है और ऐसा झूठ है जो जूतों समेत आंखों में नहीं घुसना, बल्कि मेरे ख्याल में पूरी जूते की दुकान लेके आंखों में घुसने वाली बात है। शहरयार अफरीदी साहब को शर्म आनी चाहिए है कि वो, पहली बात यह है कि वो ये वही थे ना जो दफ्तर के अंदर जो आदमी आता था उसके सामने नमाज पढ़ना शुरू हो जाते थे, जोहर की नमाज 5-7 दफा पढ़ लेते थे, असर की भी इसी तरीके से 10-12 पढ़ लेते थे। मतलब इंसान को एक थोड़ा सा तो अपना वो किरदार दिखाना चाहिए, इसी वजह से वो जलीलो रुस्वा हो रहे हैं, सीधी सी बात है। जहाँ तक ताल्लुक है, देखें PTI को सियासत का बिल्कुल हक है और 9 मई के अंदर ये भी मैं आपको बताऊं कि मरकजी मुल्ज़िमान को सजा होगी। और उसके बाद, क्योंकि मसला ये था, अभी जैसे नकवी साहब ने बात की कि मसला जो है वो आपका अल्ताफ हुसैन के साथ था, मसला जो है MQM के साथ नहीं था।
जिस दिन अल्ताफ हुसैन माइनस हो गया, एमक्यूएम जो है उसको इजाजत दी गई और एमक्यूएम ने अपना किबला दुरुस्त किया। ये तमाम जमातें जो थी इन्होंने जो है वो, और फिर गुलजार इमाम शंबे की बात की या सरफराज बंगलजई की बात कर लें, जिनको माफी मिली। माफी इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने दहशतगर्दी को तर्क किया और उन्होंने बीएलए, बीएलआर और बीएलएफ के जो ठिकाने थे उनको बताया, उनके लोगों को पकड़वाया, उनके नेटवर्क को समझाया और फिर बताया कि हम कैसे कौमी धारे में आएंगे। ये वो बात थी। लेकिन उनके एक्ट से जो है वो एक इंतशार की सियासत जो थी, कोई सूबाइयत की सियासत जो थी वो नहीं। दूसरी बात जो बहुत अहम है, पीटीआई कमजोर हो चुकी है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि चारों सूबों के अंदर उनकी वो स्ट्रेंथ मौजूद है, तो यकीन माने कि अगर इस टाइम पे अली अमीन गंडापुर हुकूमत में ना होते तो शायद ये जो इन्होंने अभी शो पुटअप किया, इसका अशरे अशीर भी ना ये पुटअप कर सकते। इसलिए जरूरत इस अमर की है कि ये पीटीआई के जो ढकोसले हैं, इनको फिलहाल जो है, इसको इनके शॉट्स जो है ना, दे नीड टू बी कॉल्ड ऑफ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बात कही है कि माफी की बात है, निसार राणा साहब ने जो बात कही है, देखें एस्टैब्लिशमेंट एक फरीक है। इस सारे मामले में दो फरीकैन हैं, एक जालिम है, एक मजलूम है। एक के घर जलाए गए, एक के जीएचक्यू पे हमला किया गया, एक के एयर बेसेस को जलाए गए। तो जब वो मुकदमा लेके जाते हैं तो एस्टैब्लिशमेंट एक फरीक बन जाती है ना। अब माफी का जहां ताल्लुक है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फाइनल ये अथॉरिटी जो है आर्मी चीफ के पास होती है। वो चाहें तो अपील को रिजेक्ट कर सकते हैं, वो चाहें तो अपील को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे मुबर्रा, जब तक के अपने किए हुए और अपनी सोच और अपनी जो नफरत अंगेज बयानियां है, इससे आप माफी नहीं मांगेंगे, आप कौमी धारे में सियासत नहीं कर सकेंगे, ना करनी चाहिए। मेरे ख्याल में हमें पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि मौजूदा हुकूमत जो है वो दूध की धुली है, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि इस मौजूदा हुकूमत में किसी एक आदमी ने आईएसआई के दफ्तरों के ऊपर हमले नहीं किए। इसकी कोई एक आदमी ने गैर मुल्कों में टीवी स्क्रीनें लगा के जो है वो पाकिस्तान को बदनाम नहीं किया। किसी एक ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सामने जाके एहतजाज नहीं किया कि पाकिस्तान को कर्जा मत दो। किसी ने ये नहीं कहा कि गैर मुल्की रेमिटेंसेस खत्म कर दो। ये भी तो सोचे ना। अगर एक तरफ अगर हम वो एलएमजी के लेके, लाइट मशीन गन लेके आप डी चौक की तरफ मार्च कर रहे हैं, खुदा का खौफ करें। ये सियासत है, ये दहशतगर्दी है। इस तरीके से तो टीटीपी के लोग करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, यहाँ में कमर्शियल ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। राणा साहब, प्रोग्राम चूंकि बड़ा मुख्तर वक्त बचा है प्रोग्राम का, ये में जो शहरयार अफरीदी की आपने बात की, मैंने स्पेशली कि जिस शहरयार अफरीदी साहब 2 दफ़ा कुरान पाक उठाते हुए नजर आए और कस्में उठाते नजर आए। जब राणा सनाउल्लाह साहब पकड़े गए तब कुरान और कस्में उठा के कहा, ये अल्लाह को जान मैंने देनी है, ये मुकदमा बिल्कुल दुरुस्त है। अब वो कहते हैं ये मुकदमा मैंने नहीं बनाया, ना इमरान खान साहब को पता था, ना मुझे पता था। अब इस पर भी वो कुरान पाक उठा रहे हैं और कस्में उठा रहे हैं। इस किस्म के रवैये जज्बात से अब कौम के साथ खेलेंगे तो ये तो एक वतीरा बन जाएगा। जब इसी तरीके से जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उस पर जो इतनी तादाद बढ़ा के पेश की गई, मुल्क के लिए बदनामी का बायस बना, ऐसी सियासत से तो मुल्क तबाह हो जाते हैं। अच्छा तो देखें, शहरयार अफरीदी के जो पहला बयान है, पहले उसे आप सुने कि मैंने उस अफसर को बुलाया, उसने अपने बच्चों की कसम खाई, कुरान उठाया, फिर मुझे सबूत दिखाए और मुझे कन्विंस किया कि ये देखें ये सारे सबूत हैं, ये सारी ये उनका राणा साहब ये उनका एक इंटरव्यू है, ठीक है ना। उनके 10 इंटरव्यू ऐसे जिसमें उन्होंने कहा हमने खुद सारी तहकीकात मुकम्मल की। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जब ये सारा केस बना था, आप भी माशाल्लाह एक सीजन सहाफ़ी हैं और मैं आपका बड़ा रिगार्ड करता हूँ, आप एक बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं। तो ये केस जब बना था उसके तीसरे दिन बाद ये बातें शुरू हो गई थी कि ये केस किसने बनवाया और क्यों बनवाया और क्या हुआ है। और राना सनाउल्लाह से जो मोहब्बत है कुछ इदारों की, वो कोई ढकी छुपी नहीं है। तो वो शहरयार अफरीदी जो कह रहे हैं, मैं उनको कोई वो नहीं कर रहा। अव्वल तो कुरान को तो बीच में ही नहीं लाना चाहिए। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने भी कुरान उठा के पता नहीं क्या क्या कहा था। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासत में कुरान को नहीं शामिल करना चाहिए, एक मुतबरिक चीज़ है, उसको साइड पे रखना चाहिए, बंदे को अपनी ज़बान पे कायम रहना चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में जो आप बात करते हैं वो एक फोरम है जिसमें पूरी कौम जो है आपको बुला के कहती है, और अगर बाद में आप कह दें कि जी वो तो मेरी सियासी तकरीर थी, तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट में जो कहते हैं बस वही ओथ होता है, उसको कुरान की ज़रूरत नहीं होती।
लेकिन मैं इससे हटके आपसे ना सिर्फ एक छोटी सी बात कर रहा हूँ। ये जिन 25 लोगों को सजाएं हुई हैं, इसमें मलिक साहब हमारे बच्चों को ही सजाएं होनी है, कमज़ोरों को, छोटों को। खदीजा शाह को आप प्रिजनर कमेटी का रुकन बना देंगे, उसको नीट एंड क्लीन चिट दे देंगे, तो और बाकी जो ताकतवर हैं उनको आप सिर्फ ऐसे घुमाते फिराते रहेंगे, ये बच्चे जो हैं रगड़े जाएंगे छोटे छोटे घरों के। तो मैं फिर वहीं पे बात कर रहा हूँ, दोबारा आ रहा हूँ कि यार हमें कुछ चीज़ों में क्लैरिटी तो लानी चाहिए। अगर कोई जिन्होंने किया है, मैं कहता हूँ उन सबको कुचल दें, लेकिन पिक एंड चूज, तबकाती जंग, तबकाती फर्क ना रखें। खदीजा शाह जो है वो तो बाहर भी आ जाएंगी, वो प्रिजन कमेटी के वो भी बन जाएंगी मेंबर भी, और ये जो लोग हैं ये मारे जाएंगे। मैं एस्टेब्लिशमेंट से भी ये कहता हूं कि आप ऊपर से शुरू करें। बिल्कुल ठीक है, मैं इसमें हैदर नकवी साहब बहकाने वालों से करें। बिल्कुल ठीक है हैदर नकवी साहब, सवाल तो बड़ा वैलिड है कि अगर खदीजा शाह को छोड़ा जा सकता है, माफी मिल सकती है, तो आम बेचारा कारकुन अगर उसने भी कोई कसूर किया उसको भी माफ कर देते। नहीं, ऐसा नहीं है कि वो माफ हो गई हैं, या ऐसा नहीं है कि उनको मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया गया है। अभी तो सजाएं आनी है, अभी तो मुकम्मल नहीं हुई है सजाएं। अभी तो एक सबसे बड़े मुजरिम की वो सजा आनी है। अभी तो बहुत सारे लोग हैं जो इस नरगे में आएंगे जिनको सजा होगी। नहीं नकवी साहब, मुझे खदीजा शाह का बता दें, खदीजा शाह को बता दें कि वो किस तरह बाहर आ गई हैं, जबकि 9 मई के किसी मुल्क को 70 साल कैंसर की मरीज का डॉक्टर जो है वो बाहर नहीं आ रही। खदीजा शाह कैसे आ गई? मैं खदीजा शाह के केस में उनका वकील नहीं था, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कैसे बाहर आ गई, उन्होंने क्या सबूत दिए। लेकिन ये है कि मैं आपने जो एक ओवरऑल पिक्चर बात की है, एक ओवरऑल तस्वीर जो आपने दिखाई है इसकी कि जिन लोगों को सजा हुई है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अभी अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ये बात बड़े वसूख के साथ की है और मैं भी उसी वसूख के साथ ये बात कर रहा हूं कि 9 मई के हमले में जो मुलव्विस है, हर उस शख्स को सजा होगी जो नहीं समझता कि उसने रियासत, जो ये कहता है कि नहीं जी मैंने बिल्कुल ठीक किया, मैंने हमला करके बिल्कुल ठीक किया, हर उस शख्स को सजा होगी, कोई माफी नहीं है उसके लिए, चाहे अब्दुल्ला गुल साहब कितना ही अमीर क्यों। बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, खदीजा शाह साहब का जो माफी वाला बयान था उसी को काफी समझा गया, क्योंकि बाकी लोग अगर माफी मांग रहे हैं, यास्मीन राशिद साहबा, तो वो भी बाहर आ सकती हैं। देखें, माशरे जो हैं बहुत कमजोर हो जाया करते हैं अगर उसमें इंसाफ ना हो। सख्त सजाएं जो हैं वो माशरों को मजबूत किया करती हैं। इस्लाम के अंदर चोरी के हाथ काटना बज़ाहिरन लोगों को, चंद जो लोग हैं उनको बड़ा बुरा लगता है, लेकिन हकीकत यह है कि हाथ काटने से जो है उसके बाद लोगों को कान हो जाता है, हिम्मत नहीं पड़ती। सऊदी अरब में गर्दन उतारते हैं, ईरान में गर्दन उतारते हैं, उसके बाद देखें कि कैसे माशरे मजबूत हुए हैं। लेकिन आखिरी बात जो है, मैं आपके टीवी के जरिए, देखिए मैं शहरियार आफरीदी को सोच रहा हूं कि मैं उनको जो है अदालत में लेके जाऊं, 62-63 के ऊपर उनको परखूं कि कौन सा कुरान आपका ठीक है और कौन सा कुरान जो है उसके अंदर आप रद्दो बदल करते हैं। खुदा का खौफ करें, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी हम बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन ये बार बार कुरान उठाना और बार बार झूठा कुरान उठाना और हर बार एक नया पैंतरा बदलना, क्या किस किस्म की सियासत, किस किस्म की तरगीब कौम के मुआशरे को। यही वजह है कि नई नस्ल का तबाह करके रख दिया है इन लोगों ने। इन लोगों की जो इस किस्म की गुफ्तगू जो कि गैर इस्लामी भी है, गैर इखलाकी भी है, और एक मैं समझता हूं कि एक अपने म्यार को भी तो देखना चाहिए। क्या आपने जो है वो अपने कोई रख दिया है, अपने खानदान को, अपनी इज्जत को मलिया मेट करके रख दिया आपने। अब्दुल्ला गुल साहब, हैदर नकवी साहब, ईसान राना साहब, तीनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले जुमे इंशाल्लाह रात 10 बजकर 2 मिनट पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।